तो अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, कैसे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। अब पढ़ते हैं कि हम एनिमल जो है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो हमने एनिमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है उनकी ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। अब पढ़ेंगे हम पहले हर्बीवोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर कार्निवोर्स के और फिर ओमनीवोर्स। तो हर्बीवोरस बोलेंगे दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स। तो हर्बीवोरस उन एनिमल्स को बोलेंगे जो ओनली प्लांट्स को ही खाएं। विच ईट ओनली प्लांट्स, ओनली प्लांट्स है ना। तो एग्जांपल है जैसे हर्बीवोरस के, जैसे गोट है ना, जो जैसे बकरी होती है वो हमेशा प्लांट को ही खाती है, या फिर जैसे काऊ, जैसे गाय है ना, और जैसे शीप और कैमल है ना। जितने भी ऐसे एनिमल हैं जो बस प्लांट्स को खाते हैं उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं, है ना। और ये सब जो एनिमल्स हैं जैसे गोट्स, काउ, शीप, कैमल, ये सब प्लांट्स को खाते हैं। तो अब पढ़ते हैं कार्निवोर्स के बारे में। कार्निवोर्स दोज एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल एज फूड। कार्निवोर्स उन एनिमल्स को बोलते हैं जो केवल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं फूड की तरह, दूसरे एनिमल्स पे ही अपने फूड के लिए डिपेंड होंगे, उनको कार्निवोर्स बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल है कार्निवोर्स का, जैसे लायन है ना, और जैसे टाइगर, या फिर जैसे वोल्फ, या फिर स्नेक है ना। ये सब जो ये कार्निवोर्स के एग्जांपल हैं। ये वो एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं अपने फूड के लिए। तो अब बात करते हैं ओमनीवोर्स की। ओमनीवोर्स दोज एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ओमनीवोरस उन एनिमल्स को बोलते हैं जो दोनों प्लांट्स को भी और एनिमल्स को दोनों को खा सकते हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों को खा सकते हैं, उन एनिमल्स को हम ओमनीवोर्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें ओमनीवोर्स के, जैसे ह्यूमन बीइंग है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो दोनों प्लांट्स को भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं। और जैसे क्रो ना, जो क्रो होता है, जो कौवा होता है, वो दोनों को खा लेता है, एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी। या फिर जैसे डॉग भी दोनों को खा लेता है। और जैसे बियर जो भालू होता है वो दोनों को खा लेता है, प्लांट्स को भी खा लेता है और एनिमल्स को भी खा लेता है। तो ह्यूमन बीइंग, क्रो, डॉग, बियर और भी बहुत सारे, ये सब जो एक्सेट्रा, ये सब जो है ना ओमनीवोर्स के एग्जांपल है। ये वो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को भी ईट कर लेते हैं और एनिमल्स को। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो यूनिसेलुलर और सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा, इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। तो जो अमीबा है उसके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप की प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन में। जो पहला जो स्टेप होता है वो होता है उसके अंदर इंजेशन। इंजेशन बोलते हैं फूड को माउथ में पुट करने की जो प्रोसेस होती है उसको इंजेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है वो होता है डाइजेशन। डाइजेशन बोलते हैं जो फूड हमने माउथ में पुट किया है उसको डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस है उसको डाइजेशन बोलेंगे। और जो 4th स्टेप है वो होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बोलते हैं जो एब्जॉर्ब किया है फूड, उसमें जो एब्जॉर्ब किया है फूड उसको अपने एनर्जी के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ के लिए, यूज़ करने के लिए जब उसको यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और जो 5th स्टेप होता है उसको बोलते हैं इजेशन। जैसे इंजेशन बोलते हैं फूड को माउथ में पुट करने की प्रोसेस को, इजेशन बोलते हैं जो वेस्ट फूड बच गया उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको इजेशन बोलते हैं। तो अभी हम इन जो 5 के 5 स्टेप है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और तो जो पहला जो स्टेप होता है वो होता है इंजेशन, जो कि ऐसे होता है। जो अमीबा की जैसे सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इरेगुलर होती है, जैसे इस टाइप की। तो ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है कुछ अमीबा इस टाइप की बना लेता है, ऐसे 2 निकाल के, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। ये जो 2 ये हैं इनको बोलेंगे सूडोपोडिया। यहाँ पे बनाता है और इसके जो सूडोपोडिया होता है इसके यहाँ पे फूड पार्टिकल्स है जैसे कोई, तो इसके चारों तरफ ऐसे करके ये इस टाइप के ऐसे जो अपनी सेल मेम्ब्रेन है उसको इस टाइप का बना लेगा कि जो फूड पार्टिकल्स है वो ऐसे इसके अंदर आ जाए, इस टाइप का बना लेगा। तो इस शेप को बोलते हैं, जब ये अपनी मेम्ब्रेन को इस शेप का बना लेता है तो इस शेप को बोलते हैं सूडोपोडिया, है ना। और जैसे अमीबा इसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस है। उसके बाद क्या करेगा, इंजेक्शन वाली प्रोसेस के अंदर क्या करेगा, ये जो फूड पार्टिकल है इसको अपने अंदर ऐसे अंदर ले लेगा इस पार्टिकल्स को। ये जो सेल मेम्ब्रेन है क्या होगी, ऐसे होगी, और बाद में ये जो फूड पार्टिकल्स है ये अमीबा के अंदर आ जाएगा इस टाइप से। अब उसके बाद डाइजेशन वाली प्रोसेस शुरू होगी। डाइजेशन में क्या होगा, जो एंजाइम्स है अमीबा के अंदर वो इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, और डाइजेस्ट करने के बाद जो फूड है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, जो कि दूसरी प्रोसेस है डाइजेशन। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा
तो अमीबा जो है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जो अमीबा है उसको एसिमिलेशन में क्या होगा, जैसे अमीबा जो फूड डाइजेस्ट किया है, जो एब्जॉर्ब किया है फूड, उसको अपनी एनर्जी के लिए, रिपेयर करने के लिए, बॉडी को ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करेगा। जैसे अमीबा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ग्रोथ हो गई, एसिमिलेशन जो प्रोसेस है ये हो गई। अब इजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो जैसे फूड है ये डाइजेस्ट हो गया अब तो पूरा, है ना, और एसिमिलेशन भी हो गया। अब इजेशन के अंदर क्या होगा, जैसे ये फूड पार्टिकल है जो वेस्ट रह गया, अब अमीबा कहीं से भी अपनी जो सेल वॉल है उसको, जो अपनी सेल वॉल है उसको रैप्चर करेगा और वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट फूड है उसको ऐसे बाहर निकाल देगा। तो ऐसे जो अमीबा है वो अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है। ऐसे ही पैरामीशियम के अंदर भी होता है, लेकिन जो पैरामीशियम है उसके अंदर एक माउथ भी होता है, लेकिन अमीबा के अंदर कोई माउथ नहीं होता है। तो अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के। ह्यूमन बींग्स के अंदर यानी हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो जो ह्यूमन बींग है उनके अंदर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो होता है वो 5 स्टेप की प्रोसेस होती है। इंजेशन, है ना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, वो सब प्रोसेस होंगी हमारे अंदर। अभी हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होता है हमारे अंदर डाइजेशन वगैरह। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग के अंदर जो सबसे पहली प्रोसेस होती है वो होती है इंजेशन, है ना। इंजेशन बोलते हैं फूड को अपनी बॉडी में लेने की जो प्रोसेस होती है उसको इंजेशन बोलते हैं। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो माउथ होता है वो एक स्पेशल ऑर्गन होता है फूड को माउथ में पुट करने के लिए। इसके बाद इंजेशन जो प्रोसेस है वो पूरी हो जाती है, उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। जो माउथ है, डाइजेशन प्रोसेस जो हमारी वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। तो जो माउथ है उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, है ना, माउथ को बक्कल कैविटी बोलते हैं। और जो माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, ये सलाइवा को सेक्रेट करते हैं। सलाइवा जो हमारे मुंह में जो पानी आता रहता है ना, थूक, उसको बोलते हैं। जो सलाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। तो जो हमारा डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। और जो माउथ के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, यहीं से जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को सेग्रेट करेंगे, सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होगा उसको बोलेंगे सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, जो फूड होता है, फूड के अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, 3 चीज़ होंगी। मेनली विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन हम 3 चीज़ का ज़्यादा डाइजेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है उसको सलाइवरी अमाइलेज उस पर एक्शन करेगा और उसको जो है डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। तो सलाइवरी अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। तो जो फूड जो होता है वो माउथ के अंदर जो बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है, तो इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। माउथ के अंदर थोड़ा सा स्लाइटली डाइजेस्ट हो जाता है। फिर जो माउथ के अंदर टंग वगैरह भी होती है, टंग क्या करती है कि जो, और टीथ होते हैं, टीथ जो होते हैं फूड को छोटे छोटे पीस में ऐसे ग्रिंड कर देते हैं, तोड़ देते हैं छोटे छोटे पीस में फूड को। और टंग का काम होता है कि जो फूड है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम होता है। फिर उसके बाद जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है माउथ के अंदर, उसके बाद वो फूड जाता है माउथ से ओसोफेगस के अंदर, इसको बोलते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस या फिर इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद जो फूड हमारा माउथ से फूड पाइप के अंदर चला गया। फूड पाइप के अंदर जो होता है वो मस्कुलर वॉल्स होती हैं ऐसे, वो फूड को नीचे ढकेलती है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस। उसके बाद जो फूड है वो स्टोमक के अंदर चला जाता है। स्टोमक के अंदर जो फूड रहता है इसको स्टोमक बोलते हैं। ये एक जे शेप ऑर्गन होता है, हमारे लेफ्ट साइड में होता है ना। स्टोमक के अंदर फूड जो 3 से 4 घंटे के बीच में रहता है। और जो स्टोमक है, स्टोमक के अंदर जो स्टोमक की वॉल होती है ना, इसमें ग्लैंड्स होते हैं, 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं 3 चीज़ सेक्रेट करते हैं इनका। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीज़ होती हैं, मैं लिख देता हूँ। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहली होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl।
ये बहुत ही मतलब इसकी बहुत ही खतरनाक एसिड होता है जिसकी पीएच होती है 1.2, है ना। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या सीक्रेट होती है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है, और दूसरी चीज़ होती है, तीसरी चीज़ होती है म्यूकस। ये तीन चीज़ होती हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर। जो स्टोमक की जो वॉल में जो ग्लैंड्स होते हैं उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो तीन जो चीज़ें वो सीक्रेट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। अब जो पेप्सिन है ये एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा सलाइवरी अमाइलेज, और जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा वो पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा। लेकिन पेप्सिन जो है वो उसकी एक शर्त है पेप्सिन की डाइजेस्ट करने के लिए कि इसको एसिडिक मीडियम चाहिए एक्टिवेट होने के लिए। तो पेप्सिन जब भी डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को जब एसिडिक मीडियम होगा, तो एसिडिक मीडियम इसको मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है क्योंकि वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। अब यहाँ पे स्टोमक के अंदर जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा, और फिर पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये बहुत खतरनाक एसिड है, और हमारी जो स्टोमक है इसकी वॉल को जला सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो म्यूकस सीक्रेट होती है, ये म्यूकस का काम होता है जो हमारी स्टोमक की जो वॉल है उसको बचाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, है ना। तो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमें नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा पाता क्योंकि जो म्यूकस है, म्यूकस जो स्टोमक की वॉल को स्टोमक की वॉल को बचाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो 3 से 4 घंटे तक जो फूड रहता है वो स्टोमक के अंदर रहता है। फिर जो स्टोमक के जो साइड वाला जो ऑर्गन देख रहा हूँ इसको बोलते हैं लीवर, और जो ये लीवर के साइड में जैसे पाउच सा है इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक, तो जो लीवर है इसका काम होता है कि ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है। लीवर काय को सीक्रेट करेगा, बाइल जूस को। लीवर बाइल जूस को सीक्रेट करेगा, और ये बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। लीवर बाइल जूस को सीक्रेट करेगा और बाइल जूस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा, और जो गॉल ब्लैडर है उससे एक ये डक्ट निकली हुई है जो कि पैनक्रियास से जाकर कनेक्टेड है। पैनक्रियास से जो बाहर निकल ये डक्ट उस डक्ट से जाकर कनेक्टेड है। ये जो ऑर्गन है ये वाला, है ना, इसको बोलते हैं पैनक्रियास। यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज क्या करता है, फूड जो 3-4 घंटे के लिए स्टोमक के अंदर रहेगा। स्टोमक के अंदर क्या होगा कि जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो जाएगी, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम होता है स्टोमक के अंदर जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद जो फूड होता है स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, ये वाला जो पोर्शन देख रहा हूँ इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बस ये नाम की स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो इसकी एक्चुअल लेंथ है वो होती है 6.5 मीटर, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी है। क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसकी चौड़ाई है वो छोटी होती है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। लंबाई में ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे भी बड़ी होती है। तो फिर फूड स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा, और फिर पैनक्रिया अपने अंदर से जो एंजाइम है वो सीक्रेट करेगी। पैनक्रिया के अंदर से 3 एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, जो भी प्रोटीन थोड़ी बहुत तो स्टोमक के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है, उसके बाद जो बचा हुई जो प्रोटीन है वो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और अमाइलेज है, अमाइलेज पता है जैसे सलाइवरी अमाइलेज है, ये काय को डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। तो लाइपेज डाइजेस्ट करता है फैट को, और जो लाइपेज है फैट को जब भी डाइजेस्ट करेगा जब फैट के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत छोटे छोटे हों। तो हमें पहले फैट के मॉलिक्यूल्स को इमल्सिफाई करना पड़ेगा, बहुत छोटा छोटा उनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो ये काम करता है हमारा बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जूस के अंदर कोई भी जो है एंजाइम नहीं होता है, बस ये फैट को छोटा छोटा इमल्सिफाई कर देता है। बाइल जूस के वजह से ही जो लाइपेज है वो वर्क करता है। अब यहाँ पर आके क्या हो जाता है, प्रोटीन का भी जो है डाइजेशन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है, और लाइपेज से फैट का भी डाइजेशन हो जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी
कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो कि पूरी तरीके से जो फैट है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं वो क्या करते हैं, लास्ट में आकर क्या होगा, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है फूड के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम होंगे वो कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देंगे ग्लूकोज में, और जो प्रोटीन है उसको चेंज कर देंगे अमाइनो एसिड में, और जो फैट है उसको चेंज कर देंगे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। ठीक है, हम इसको कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हम इसको बहुत छोटा छोटा तोड़ के कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करके, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज करके, वाटर सोल्यूबल करके फिर इनको एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। तो ये काम करता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड पहुंच जाता है तो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। तो हमारी जो थर्ड प्रोसेस आती है फिर आती है एब्जॉर्प्शन की। एक बार मैं वो डाइजेशन की प्रोसेस दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। देखो, सबसे पहले जो फूड है वो ऐसे माउथ में पुट करते हैं। माउथ के अंदर जो टीथ होते हैं और हमारी टंग होती है और सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं कि जो सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। और टीथ क्या करते हैं, फूड, हमें पता ही है कि जो फूड है उसको छोटा छोटा तोड़ देते हैं, और टंग जो है फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। यहाँ पर माउथ के अंदर जो हमारा फूड है वो थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट है फूड का वो थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो फूड है वो ओसोफेगस के अंदर जाता है। ओसोफेगस बोलते हैं फूड पाइप को। ओसोफेगस के अंदर फूड जाने से ओसोफेगस की जो वॉल होती है उसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जो फूड को ऐसे नीचे की तरफ ढकेलती है स्टोमक के अंदर को। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक। और उसके बाद जो ये फूड है वो स्टोमक के अंदर आ जाता है। स्टोमक के अंदर स्टोमक के अंदर जो वॉल है उससे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। पेप्सिन सारा जो मेन काम करती है पेप्सिन करती है, लेकिन पेप्सिन बेकार है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बिना, क्योंकि पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। इसलिए पेप्सिन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक्टिवेट हो जाती है, और फिर पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करती है स्टोमक के अंदर। उसके बाद स्टोमक के साइड में एक लीवर है। लीवर जो होता है वो बाइल जूस को सिक्रेट करता है, और बाइल जूस लीवर जो गाल ब्लेडर है उसके अंदर स्टोर करके रखता है। गाल ब्लेडर का काम होता है बाइल जूस को स्टोर करना। बाइल जूस एक येलो ग्रीनिश कलर का लिक्विड होता है। उसके बाद पैनक्रियाज भी एंजाइम सिक्रीट करती है, जैसे ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। और ट्रिप्सिन जो करता है वो जो बची कुची जो प्रोटीन है जो पहले तो स्टोमक के अंदर डाइजेस्ट हो गई, उसके बाद जो बची हुई जो प्रोटीन है जो थोड़ी अनडाइजेस्टेड रह गई उसको ट्रिप्सिन डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद जो अमाइलेज है, जो पहले तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे डाइजेस्ट हुआ था, माउथ के अंदर डाइजेस्ट हुआ था। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड है वो अमाइलेज जो पैनक्रियास से सिक्रीट होता है वो डाइजेस्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट को। उसके बाद जो फैट को डाइजेस्ट करता है वो पैनक्रियास से जो लाइपेज सिक्रीट हुआ था वो फैट को डाइजेस्ट कर देता है। लेकिन फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो लाइपेज है उसको फैट के मॉलिक्यूल्स को हमें छोटा छोटा तोड़ना पड़ेगा। वो काम करता है ये बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है फैट का, उसको छोटा छोटा तोड़ देता है। उसके बाद जो लाइपेज है वो फैट पे एक्ट करता है और फैट को डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है। वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में और फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आकर जो डाइजेशन है वो हमारा पूरा हो जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है और अमाइनो एसिड है और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारी जो प्रोसेस आती है वो होती है एब्जॉर्प्शन की, है ना। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस आती है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर विलाई होती हैं। विलाई बोलते हैं ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं। ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसके ऐसे मतलब ऐसे निकली हुई होती हैं दोनों साइड से, बहुत ज़्यादा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसके ऐसे करके निकली हुई होती हैं। इससे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका एरिया बढ़ जाता है
ना। अब इससे एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो विलाई हेल्प करती हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करती हैं। और यहाँ पे जो विलाई है उनके नीचे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ से फूड डायरेक्टली जो है ओस्मोसिस से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ब्लड के अंदर चला जाता है। और जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनके अंदर इंटेस्टाइन लंबी होती है, और जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनके अंदर इंटेस्टाइन छोटी होती है। क्योंकि जो हर्बीवोरस एनिमल है वो प्लांट खाते हैं, प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होती है, इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है। उसके बाद फूड इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर भी एब्जॉर्प्शन ही होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। जो फूड है मेनली जो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है वो वाटर को एब्जॉर्ब करना है। वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो फूड है वो सेमी सॉलिड बन जाता है। अब वो सेमी सॉलिड जो फूड है वो आके रेक्टम में, तो जितना फूड जो काम का होता है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है वो वेस्ट फूड होता है। और वो फिर जो वेस्ट फूड से जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो ये वाली जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन आप समझ जाना, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम क्या करता है, टेम्परेली फूड को जो स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर जो हमारी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि जो फूड है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो था वाटर एब्जॉर्ब होता है, और जो न्यूट्रिशन जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जो प्रोसेस आती है वो आती है हमारी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में होता है जो डाइजेस्टेड फूड जो ब्लड के अंदर चला गया है, ब्लड उस फूड को सेल्स तक पहुंचा देता है। सेल्स जो है उस फूड से एनर्जी निकालती हैं और उससे अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए और मेंटेन करने के लिए, अपने आप को रिपेयर करने के लिए यूज़ कर लेती हैं, तो उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। उसके बाद प्रोसेस आती है इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है जो टेम्परेरी रेक्टम के अंदर स्टोर है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। जब हम सुबह को टॉयलेट में जाते हैं, वहाँ पर जो हम टॉयलेट करते हैं वो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और इसको पूरी को जो माउथ से लेकर जो एनस तक ये जो पूरी जो पाइप आ रहा है, ये जो इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो मैं एक बार और क्विक रिवीजन करा देता हूँ, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा पीछे, तो अब यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आपके सब समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, वरना अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो ये वाला पार्ट देख सकता है जो मैं अब करा रहा हूँ। तो हमारे अंदर जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो होता है माउथ से। माउथ के अंदर क्या होता है, टीथ होते हैं, टंग होता है और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। मेन चीज़ क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। है ना, इतनी चीज़ होती है। टीथ क्या करता है, फूड को छोटे छोटे पीस में उसको कट कर देता है, और टंग जो करती है वो फूड को सलाइवे के साथ मिक्स कर देती है। अब सलाइवे के अंदर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। सलाइवरी अमाइलेज डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जब हम फूड खाते हैं, फूड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं मेनली, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और विटामिन और मिनरल्स और वाटर भी होता है। लेकिन जो ये इन चीज़ें कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, इनसे ही हमें एनर्जी मिलती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद फूड हमारा माउथ से ओसोफेगस के अंदर चला जाता है। ओसोफेगस, ओसोफेगस बोलते हैं फूड पाइप को। फूड पाइप के अंदर जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं, और फूड को जो नीचे की तरफ स्टोमक के अंदर पुश करती रहती हैं। इसको कॉन्ट्रैक्शन को, रिलैक्सेशन को बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स होता रहता है। तो ओसोफेगस का और कोई काम नहीं है, बस फूड को माउथ से और स्टोमक के अंदर ले जाने का काम होता है। उसके बाद फूड जाता है स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर फूड रहता है 3 से 4 घंटे के बीच में रहता है। स्टोमक के अंदर जो स्टोमक की वॉल्स होती हैं, स्टोमक की वॉल्स के अंदर 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जिनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये एक जूस को सिक्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अब पेप्सिन काम करता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है पेप्सिन। लेकिन पेप्सिन एक्टिव नहीं होगा, कुछ काम नहीं करेगा अगर HCl नहीं होगा। तो पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है, वो एसिडिक मीडियम ये HCl प्रोवाइड करता है। HCl का जो pH होती है वो 1.2 के समथिंग होती है कुछ, जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है ना। तो इसी एसिड से बचाने के लिए म्यूकस काम में आता है। म्यूकस जो होता है स्टोमक की जो लाइनिंग होती है, जो वॉल होती है, उसको एसिड से बचाता है। और पेप्सिन इसकी HCl की वजह से ही एक्टिव होता है। और स्टोमक के अंदर 3 से 4 घंटे तक फूड रहता है। इसके बाद 2 ग्लैंड्स और होते हैं, लीवर और पैनक्रियाज, जो कि स्टोमक के एक नीचे और एक साइड में होता है, लीवर और पैनक्रियाज। लीवर का काम क्या होता है, डाइजेशन के अंदर वो बाइल जूस सिक्रेट करता है। और ये बाइल जूस है वो टेम्परेली स्टोर रहता है गॉल ब्लेडर के अंदर। पैनक्रियास क्या करता है, वो भी एंजाइम सिक्रेट करता है 3, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज ना। ये 3 एंजाइम पैनक्रियास सिक्रेट करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक के अंदर भी होता है और ट्रिप्सिन भी करता है। उसके बाद अमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, और लाइपेज करता है फैट का डाइजेशन। ठीक है, तो लाइपेज डायरेक्टली फैट पे वर्क नहीं करेगा। फैट के अगर मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे होंगे तभी लाइपेज वर्क करेगा। तो फैट के मॉलिक्यूल को छोटा छोटा तोड़ने का जो काम होता है वो बाइल जूस का होता है। बाइल जूस क्या करता है, इमल्सीफाई करता है फैट को। और एक चीज़ और करता है, बाइल जूस का जो नेचर होता है वो एल्केलाइन नेचर का होता है। एल्केलाइन नेचर की वजह से जो स्टोमक से जो फूड आता है, स्टोमक के अंदर HCl होता है, तो अगर स्टोमक से फूड आएगा वो एसिडिक होगा नेचर से। और बाइल जूस जब फूड के साथ मिक्स हो जाएगा तो फूड जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो बाइल जूस के 2 काम है, एक तो ये फूड को न्यूट्रलाइज करेगा और दूसरा जो फैट है उसको इमल्सीफाई करेगा, उसको छोटा छोटा तोड़ेगा। उसके बाद इमल्सीफाई होने के बाद फैट पे लाइपेज वर्क करेगा और फैट को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। और जो बाइल जूस होता है एक ग्रीन और येलोस कलर का लिक्विड होता है। उसके बाद जो हमारा फूड है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे करके बहुत सारी ऐसे कोल्ड स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। मैं बहुत ज़्यादा घुसड़ बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना। तो इसमें इस इंटेस्टाइन के अंदर भी एक जूस सीक्रेट होता है, इंटेस्टाइनल जूस। उसके अंदर जो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं और फैट को, पहले प्रोटीन को बताता हूँ मैं, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज कर देते हैं और जो फैट है उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चेंज कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, लेकिन ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को और ग्लिसरॉल को, फैटी एसिड को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। इसलिए हम इतना पूरा डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। इसके बाद जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो प्रोसेस आता है वो आता है हमारा एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 6.5 मीटर लॉन्ग होती है, जो कि हर्बीवोरस एनिमल्स होंगे तो उनकी ज़्यादा बड़ी होगी और कार्निवोरस की छोटी होगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे विलाई होती हैं, है ना, विलाई होती हैं। विलाई ऐसे जैसे इस इंटेस्टाइन की वॉल्स है, इसे फिंगर लाइक ऐसे फोल्डिंग्स होती हैं। ये क्या करती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया बढ़ाएंगी। इससे एरिया बढ़ने से एब्जॉर्प्शन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और जितना भी सारा जो ये हमारा फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो बाकी जो फूड बचा, वेस्ट जो बचा, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड के अंदर से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा फूड के अंदर। फिर उसके बाद जो फूड होगा हमारा वो सेमी सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेमी सॉलिड। और ये सेमी सॉलिड फूड रेक्टम के अंदर स्टोर होता है।
और ये सेमी सॉलिड फूड रेक्टम के अंदर स्टोर होगा, टेम्परेली रेक्टम के अंदर स्टोर होगा। फिर एसिमुलेशन, जो एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमुलेशन प्रोसेस आती है, एसिमुलेशन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, विलाई होती हैं, वो फूड को, जो फूड डाइजेस्टेड फूड है उसे सेल्स तक ले जाएंगी ब्लड के थ्रू, और सेल्स वहाँ पर उस फूड से एनर्जी निकालेगा और अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करेगा, मेंटेन करने के लिए बॉडी को। उसके बाद जो प्रोसेस आती है वो आती है इजेशन। रेक्टम में जो फूड रह गया, जो फूड स्टोर हुआ है टेम्परेली, वो रेक्टम के बाद एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चले जाता है। जो ये प्रोसेस होती है एनस के थ्रू फूड को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको इजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब पढ़ते हैं डेंटल कैरीज क्या होता है। डेंटल कैरीज होता है द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी और होल्स इन द टीथ ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज होता है जब भी हम कोई खाना खाते हैं, तो अगर थोड़ा सा भी हमारा खाना, ज़्यादातर कोई अगर मीठी चीज़ हमारे दांतों के अंदर अगर फंसी रह जाती है, तो उसको जो बैक्टीरिया होते हैं वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ को वो बैक्टीरिया खाना शुरू कर देते हैं। और बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो फूड खाते हैं हमारे दांतों में जो लगा रहता है वो फूड खाते हैं बैक्टीरिया, और उसके बदले में एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये एसिड जो होता है ये हमारे दांतों को गलाना शुरू कर देता है और हमारे दांतों के अंदर पोर्स या फिर होल करना शुरू कर देता है। उस चीज़ को बोलते हैं डेंटल कैरीज। तो अब पढ़ते हैं डेंटल प्लेग क्या होता है। डेंटल प्लेग होता है इफ टीथ आर नॉट क्लीन्ड रेगुलरली दे बिकम कवर्ड विद स्टिकी येलो लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरियल सेल कॉल्ड डेंटल प्लेग। डेंटल प्लेग होता है अगर हम टीथ को अगर रेगुलरली साफ नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, तो हमारे टीथ के ऊपर एक स्टिकी येलो लेयर आ जाती है फूड पार्टिकल्स की और बैक्टीरियल सेल्स की, जिसको डेंटल प्लेग बोलते हैं। डेंटल प्लेग और डेंटल कैरीज दोनों हमारे लिए हार्मफुल है। हमें अपने टीथ को जो है रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। तो फ्रेंड्स, हमारा न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है। अगली वाली क्लास में हम रेस्पिरेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो वीडियो और सब्सक्राइब करो पढ़ लो दुनिया को।